हम्म, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है दीपक मीना और जैसा कि आपको पता है हम मनोविज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम मनोविज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं उनके बारे में डिटेल्ड से स्टडी कर रहे थे। मैं डेली आपको कुछ क्वेश्चंस लाता हूं जो कि पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस वो रहेंगे जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हुए हैं और इनके आधार पर ही आगामी भर्तियों में पेपर बनता है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप साथ में एक पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती जाए उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करते साथ में चलना है। मैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको पर डे सोल्व करवाता हूँ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, जो कि आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आप रीट का एग्जाम्स दे रहे हो या फिर आप EMRS का एग्जाम्स देते हो या कोई सा भी टीचिंग एग्जाम्स है, वहाँ के लिए ये सीरीज इक्वली हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला प्रश्न देखना। पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, सबसे पहले अल्बर्ट बांडुरा वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ विच पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटीज, कि भाई अल्बर्ट बांडुरा से क्वेश्चन पूछा गया है। अल्बर्ट बांडुरा, जैसा कि आपको याद है, एक अधिगम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम अधिगम के बारे में अध्ययन करते हैं। अल्बर्ट बांडुरा को लर्निंग वाले चैप्टर्स में हम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इनका एक सिद्धांत है, वहां पे इनका अध्ययन किया जाता है। तो बताइए अल्बर्ट बांडुरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रवर्तक है, कि भाई अल्बर्ट बांडुरा को पर्सनालिटी से जोड़कर यहाँ पे उसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है कि अल्बर्ट बांडुरा किस, यहाँ पे अल्बर्ट बांडुरा से आपका क्वेश्चंस पूछा गया है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। प्रश्न है आपका, अल्बर्ट बांडुरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रवर्तक है, कि ओवरऑल अल्बर्ट बांडुरा कहाँ से कनेक्टेड है। पहला ऑप्शन से आपके पास में मानवतावादी, दूसरा विकल्प है आपका व्यवहारवादी, तीसरा है आपका मनोविश्लेषणवादी और फोर्थ ऑप्शन से आपका सामाजिक संज्ञानवादी। तो अल्बर्ट बांडुरा को व्यक्तित्व में कहाँ जोड़ा गया है, वो व्यक्तित्व को किस थ्योरी को, किस उनके जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का, वो किस थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अल्बर्ट बांडुरा जो है ना, अल्बर्ट बांडुरा, अगर अल्बर्ट बांडुरा की बात करें तो इन्होंने बताया था कि भाई जो व्यक्ति व्यक्ति की जो जो व्यक्ति रहता है, उसके जो व्यक्तित्व का जो पर्सनालिटी का निर्माण होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो पर्सनालिटी का निर्माण होता है, वो सोसाइटी में अवलोकन करके होता है। वो सोसाइटी या समाज को अवलोकित करता है, उसके बाद ही उसकी पर्सनालिटी फ्रेम होती है। तो ओवरऑल इन्होंने बताया कि व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है वो सोसाइटी में व्यक्तियों के अवलोकन से बनती है। वो समाज में लोग वागों को अवलोकित करता है और उसी के बेस पर उसकी पर्सनालिटी फ्रेम होती है। ओवरऑल इन्होंने अवलोकन में, व्यक्ति की पर्सनालिटी के निर्माण में अवलोकन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना, कि भाई व्यक्ति की जो पर्सनालिटी का निर्माण होगा वो अवलोकन के आधार पर होता है। व्यक्ति जिस तरीके के व्यवहार को, जिस तरीके के माहौल को घर में या स्कूल में देखता है, उसी प्रकार का व्यक्तित्व उसका बन जाता है। ओवरऑल इन्होंने व्यक्तित्व के निर्माण में अवलोकन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, कि भाई कोई भी व्यक्ति की पर्सनालिटी ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पर बनती है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपनी थ्योरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द की बात करी थी, जिसका नाम है बेटा क्या, जिसका नाम होता है सेल्फ एफिकेसी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, आपको याद रखना है, सेल्फ एफिकेसी। अब सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता क्या है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब रहता है बेटा स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास करना। आइए मैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अल्बर्ट जो बांडुरा है, अगर अल्बर्ट बांडुरा की अगर बात की जाए बेटा, तो इन्होंने व्यक्तित्व की पर्सनालिटी के निर्माण में इन्होंने किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनालिटी फ्रेम होती है उसका आधार क्या बताया, तो उसका आधार बताया इन्होंने अवलोकन, कि भाई किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, अवलोकन के आधार पर होता है। जब वो सोसाइटी में लोग बागों को ऑब्जर्व करता है, उसके बेस्ड पर ही वो अपनी पर्सनालिटी को फ्रेम करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने घर में अपने माता पिता को देखता है, तो उनको देखकर ही वो अपने व्यक्तित्व को निर्मित करता है। तो इन्होंने ओवरऑल व्यक्तित्व की पर्सनालिटी के निर्धारण में अवलोकन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंसी दी, या कहे तो इसका एक नाम और है प्रेक्षण करना। प्रेक्षण का मतलब भी होता है बेटा अवलोकन करना। तो ओवरऑल अवलोकन और प्रेक्षण को व्यक्तित्व की किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना। वहीं इन्होंने अपने सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण शब्द और दिया, जिसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी,
सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है भाई? सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि स्वयं की क्षमताओं में ट्रस्ट करना, खुद की एबिलिटीज में ट्रस्ट करने की क्रिया को कहा जाता है सेल्फ एफिकेसी, या कहें तो स्वयं की क्षमताओं में स्वयं की क्षमताओं में विश्वास। अगर आप स्वयं पर विश्वास करते हो या स्वयं की एबिलिटीज में आपको ट्रस्ट है कि आप ऐसा कर पाओगे, तो उसी चीज को कहा जाता है सेल्फ एफिकेसी। एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आप डिसाइड करते हो कि भाई कल से आपको प्रॉपर 8 घंटे पढ़ना है, और आप नियमित रूप से उसी एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करते हुए 8 घंटे डेली बेसिस पर स्टडी करने लगे। आपने ये नियम बना लिया कि अब मुझे 8 घंटे कल से पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को कहेंगे हाई सेल्फ एफिकेसी वाला पर्सन, मतलब उसमें स्वयं की क्षमताओं पर उसको ट्रस्ट है। अगर एक व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे कल सुबह 4:30 बजे अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो वो डेली उठता ही है। आज उसने डिसाइड किया, अब वो कल से उसको अपनी अपनी बात पर खरा उतरे, उसी चीज को कहा जाता है सेल्फ एफिकेसी, अर्थात स्वयं की एबिलिटीज पर ट्रस्ट करने की क्षमता। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की एक हैबिट है, वो डेली स्मोक करता है और वो डिसाइड करेगा कि भाई कल से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, और वो बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति हाई सेल्फ एफिकेसी वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति स्वयं की क्षमताओं पर ट्रस्ट करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया, इनकी थ्योरी से जुड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका बेटा? तो इसमें जो आपका एकदम करेक्ट आंसर है वो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इन्होंने व्यक्ति समाज में देखकर अपनी पर्सनालिटी को फ्रेम करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तेरे बिनु में सुहानी में सो, देखिएगा इसमें एकदम करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा आपका? इसका एकदम करेक्ट आंसर है आपका बेटा फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर मैं बात करूं मानवतावाद, तो मानवतावाद से जुड़े हुए दो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है बेटा क्या? जिनका नाम है कार्ल रोजर्स। दो प्रमुख साइकोलॉजिस्ट है, आपको याद रखना है मानवतावाद से जुड़े। एक का नाम है कार्ल रोजर्स, जिनको मानवतावाद के जनक भी कहा जाता है, और एक दूसरे मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है बेटा अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, ये दो प्रमुख साइकोलॉजिस्ट है जो कि कहां से जुड़े हुए हैं? जो मानवतावाद से जुड़े हुए हैं। याद रखना, मानवतावाद को मनोविज्ञान का तीसरा बल भी कहा जाता है, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ये एक बहुत ही प्रमुख इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है मनोविज्ञान में, और मानवतावाद को मनोविज्ञान का तीसरा बल भी या थर्ड फोर्स भी कहा जाता है। थर्ड फोर्स से मतलब है कि भाई जब मानवतावाद का उदय हुआ, तो मनोविज्ञान में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट इसको कह सकते हैं, कि एक बहुत ही बड़ा एक जो उपलब्धि रहती है वो मनोविज्ञान को प्राप्त हुई। और इसके जनक कौन कौन है? इसके जनक प्रमुख रूप से, अगर मानवतावाद के जनक की बात करें तो बेटा इसके जनक कौन है मानवतावाद के? तो इनके जनक है कार्ल रोजर्स। वहीं इनके सहयोगी है जिसका नाम है अब्राहम मैस्लो, और ये दोनों मनोवैज्ञानिक आपके मानवतावाद से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं व्यवहारवाद, व्यवहारवाद की अगर बात की जाए तो बेटा व्यवहारवाद के जनक की बात करें तो व्यवहारवाद के जनक हैं वॉटसन। वॉटसन को व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट नाम है वॉटसन, आपको याद रखना है, वॉटसन को व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है। वहीं अगर बात करूं तो व्यवहारवाद से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक कौन कौन हैं? तो व्यवहारवाद से जुड़े मनोवैज्ञानिक एक अपने थोंडाइक, पावलाव, स्किनर, ये सभी जो साइकोलॉजिस्ट है ये अपने व्यवहारवाद से जुड़े हैं। और व्यवहारवाद को अगर बात करें तो मनोविज्ञान का सेकेंड फोर्स कहा जाता है। मनोविज्ञान का सेकेंड फोर्स किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का द्वितीय बल व्यवहारवाद को, और आपका थर्ड बल आपका किसको कहा जाता है बेटा? ह्यूमनिस्टिक को। वहीं अगर मैं मनोविश्लेषणवाद की बात करूं, साइको एनालिसिस की अगर बात की जाए, तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है बेटा, याद रखना है मनोविश्लेषणवाद के जनक किसको कहा जाता है? तो इसके जनक का नाम है बेटा सिगमंड फ्राइड, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। सिगमंड फ्राइड अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज थी। तो आपके मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्राइड, और मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान में प्रथम बल कहा जाता है, क्योंकि इसका
क्योंकि ये पहला मूवमेंट था, पहला आंदोलन था जिसने मनोविज्ञान को एक ही बहुत बहुत उच्च शिखर पे लाके खड़ा कर दिया। तो मनोविज्ञान का प्रथम बल आपका कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद। द्वितीय बल आपका व्यवहारवाद। और वहीं अगर तृतीय बल की बात करूं तो वो आपका रहेगा बेटा कौन सा? मानवतावाद। और मनोविश्लेषणवाद के जनक की अगर बात की जाए तो कौन है मनोविश्लेषणवाद के जनक? सिगमंड फ्राइड है। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कौन सा है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इसका आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। तो ये सारे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो जितनी भी फैक्चुअल जानकारी, आप सबको नोट डाउन करते चलना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, कि भाई आपका जो विकास है वो कभी समाप्त नहीं होता। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, दिस स्टेटमेंट एम्फेसाइज द प्रिंसिपल ऑफ, कि ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है कौन से प्रिंसिपल को एम्फेसाइज करता है? इस क्वेश्चन का हिंदी में देख लिया, विकास कभी नहीं रुकता। इसका मतलब है विकास निरंतर चलता रहता है। ये कथन किस सिद्धांत पर बल देता है? तो इंटीग्रेशन के सिद्धांत पर बल देता है, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रिंसिपल पर फोकस्ड है, या फिर कहें तो यूनिफॉर्म पैटर्न पर फोकस्ड रहता है, या कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता के सिद्धांत पर बल देता है? देखिए, विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सतत क्रिया है, निरंतर विकास एक कैसा? डेवलपमेंट एक निरंतर या सतत चलने वाली, विकास एक कैसी प्रक्रिया? भाई बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो बच्चे के विकास की बात करें तो बच्चे का विकास होता है गर्भ से लेकर, बच्चे का जो विकास है वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, या कहें तो बूम टू टूम चलता है। अर्थात विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी भी रुकता नहीं है। चाहे इसकी गति कभी कभार धीमी, बट कभी कभी इसकी गति तेज होती है, बट ये निरंतर चलता है। कब तक चलता है? गर्भ से लेकर कब्र तक चलेगा। या कहें तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है? भाई ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है, नेवर एंडिंग प्रोसीजर इसको कह सकते हैं। ये कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसीजर जिसको आप कहोगे, ये कैसी प्रोसीजर है भाई? ये एक निरंतर या कंटिन्यूअस प्रोसीजर है जो कि गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है, लाइफ टाइम ये चलती है। तो विकास कभी नहीं रुकता, इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक निरंतर चलने वाली आपकी प्रक्रिया है। वहीं अगर इंटीग्रेशंस की बात करूं, इंटीग्रेशंस का मतलब रहता है विकास के अलग अलग आयाम होते हैं। देखिएगा, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो विकास रहता है, विकास के अलग अलग आयाम होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, शारीरिक विकास जो कि आपके शरीर से संबंधित रहेगा, जो कि आपकी हाइट से या वेट से कनेक्टेड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो मानसिक विकास, ये आपके मस्तिष्क की क्रियाओं या क्षमताओं से कनेक्टेड रहता है, जैसे कि सोचना, चिंतन करना, विचार विमर्श करना। इसके बाद अगर बात करें तो आपका सामाजिक विकास, आप समाज में किस प्रकार से व्यवहार करते हो, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? आपके विकास के डोमेन्स के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपका सांवेगिक विकास, की एक बच्चे के संवेगों का विकास किस प्रकार से होता है। ये विकास के मेजर एरियाज मैंने आपको बताए, और ये विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर एक क्षेत्र के प्रभावित होने से क्या होगा, आपका बाकी के क्षेत्र भी इफेक्टिव होंगे। इन केस अगर आप बीमार हो गए तो बीमार का होना आपका कौन से क्षेत्र से कनेक्टेड है? शारीरिक क्षेत्र से। अगर आप बीमार हुए तो आपकी मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, या आपकी जो मेंटल एक्टिविटीज है वो भी वीक हो जाती है। तो आपका शारीरिक क्षेत्र को प्रभावित होने से आपका मानसिक क्षेत्र भी बेटा इफेक्टिव होता है। और इसी चीज को कहा जाता है इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल, अर्थात विकास के सभी क्षेत्र रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसका मतलब रहेगा विकास इंटीग्रेशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न रहता है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। और इस भिन्नता का कारण क्या हो जाता है? इस भिन्नता का दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण आपका रहेगा आनुवांशिकता, जो कि आपको अपने पेरेंट्स से प्राप्त होती है। वहीं दूसरा कारण क्या है एक दूसरे को भिन्न करने का? आनुवांशिकता और पर्यावरण, दो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हम प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यूनिफॉर्म पैटर्न का क्या मतलब हुआ कि भाई दुनिया का कोई भी बच्चा हुआ वो एक सेम पैटर्न में विकसित होता है। सेम पैटर्न याद रखना कि भाई सेम पैटर्न में विकसित होगा। जैसे सबसे पहले चाहे वो यहाँ का बच्चा हो या अमेरिका का बच्चा हो, पहले उसकी शैशव अवस्था ही आएगी, पहले उसकी शैशव अवस्था ही आएगी, चाहे वो कहीं का भी बालक क्यों ना हो। उसके बाद में उसकी बाल्यावस्था आती है, और उसके बाद उसकी कौन सी स्टेज आएगी बेटा? उसके बाद उसकी किशोर अवस्था आती है।
अब ये बालक चाहे ये बच्चा कहीं का भी हो, इसकी ये स्टेजेस इसी प्रकार चलेगी और इसी चीज को कहा जाता है यूनिफॉर्म पैटर्न। आप देखना पहले बच्चा घुटनों के बल चलने सीखता है, फिर किसी भी वस्तु को पकड़ के खड़ा होने सीखेगा, फिर धीमे धीमे सहारे के साथ चलना सीखेगा, फिर बिना सहारे के चलना सीखेगा। तो ये एक फिक्स प्रोसीजर है और चाहे वो बच्चा यहाँ का रहे या किसी और देश का, एक सेम पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे अगर एक मैं भाषा में बात करूं कि एक पहले बच्चा क्राइंग रोना सीखेगा, चाहे वो यहाँ का बच्चा हो चाहे अमेरिका का, उसके बाद उसमें क्यूइंग आएगी, बेबलिंग आएगी, वन वर्ड स्टेज आएगा, फिर टू वर्ड स्टेज आएगा, फिर एक पूरा सेंटेंस बनाना सीखेगा। कहीं का भी बच्चा क्यों ना हो, इसी पैटर्न को फॉलो करेगा और इसी चीज को क्या कहा जाता है, एक समान पैटर्न का सिद्धांत। तो इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका निरंतरता का प्रिंसिपल। ये सारी बातें आपको नोट डाउन करते चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो बेटा कि कार, संगीत सीखना या कविता या गणितीय तालिका को याद रखने के लिए कई बार अभ्यास आपको क्या करना है, इन सब चीजों को, आप कोई कार सीख रहे हो, संगीत सीख रहे हो या किसी भी पहाड़े या टेबल्स को याद कर रहे हो, तो आपको बार बार अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न कार के संचालन की पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है कि भाई आप इन सब चीजों को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। मानव अधिगम के इन मामलों में मस्तिष्क के संबंध में मजबूत कमजोर होते हैं। थोंडाइक के अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? सिंपल बात है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी काम को बार बार करके सीखता है, तो थोंडाइक के इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या अभिवृत्ति का नियम। आपको याद है थोंडाइक की अगर बात की जाए तो थोंडाइक के 3 प्राथमिक सिद्धांत थे सीखने के 3 प्राथमिक सिद्धांतों की इन्होंने बात करी। पहला सिद्धांत आपका कौन सा रहता है? तत्परता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की अगर बात की जाए तो अभ्यास का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत आपका रहता है बेटा प्रभाव का सिद्धांत या लॉ ऑफ इफेक्ट। अभ्यास के सिद्धांत को भी 2 भागों में बांटा, एक रहेगा आपका उपयोग का सिद्धांत और वहीं अगर दूसरे की बात करें तो रहेगा आपका अनुपयोग का सिद्धांत। देखिएगा ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोंडाइक ने अगर बात करें तो सीखने के 3 प्राथमिक नियम दिए थे। पहला नियम आपका तत्परता का नियम है। तत्परता का नियम का मतलब रहता है कि कोई व्यक्ति जब तक सीखने के लिए रेडी नहीं हो जाता, चाहे शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं होता तब तक आप उसको नहीं सिखा पाओगे। चाहे आप उसे कितनी ही प्रैक्टिस दे दो, कितनी ही ट्रेनिंग दे दो, बट वो नहीं सीख पाएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपसे कहूं कि एक 2 साल का बच्चा है, मैं उसे मनोविज्ञान पढ़ाऊं, दिन रात पढ़ाऊं, बट वो फिर भी नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मानसिक तौर पर रेडी अभी उस चीज को सीखने के लिए नहीं हुआ है। तो भाई बिना मैच्योरेशन के या बिना तत्पर हुए प्रशिक्षण देना व्यर्थ का काम है। कि जब तक बच्चा तत्पर नहीं हो जाता किसी चीज को सीखने के लिए, तब तक वो नहीं सीखेगा। इस तत्परता के नियम को आप मैच्योरेशन के नियम से भी कनेक्ट कर सकते हो, या कहें तो इसको आप परिपक्वता के नियम से भी जोड़कर देख सकते हो। उसे परिपक्वता का नियम भी कहा जाएगा कि जब तक बच्चा सीखने को परिपक्व नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं सिखा पाओगे। वहीं अगर बात करें अभ्यास के नियम में, अभ्यास का नियम का मतलब होता है बेटा कि आप जब किसी काम को सीखते हो तो उसे सीखे रखने के लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर आप कार चलाना सीख रहे हो तो आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगी। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो उस चीज को भूल जाओगे। तो इसी को कहते हैं अभ्यास का नियम। इसमें उपयोग और अनुपयोग का नियम आता है कि अगर आप किसी भी कार्य को उपयोग करोगे, किसी भी सीखी हुई चीज का यूज करोगे, तो आप उसे सीखे रहोगे। अगर आप उसका यूज नहीं करोगे तो एक समय के बाद आप उसको भूल जाओगे, और इसी को कहते हैं अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम रहता है कि अगर किसी भी काम का प्रभाव आप पे सकारात्मक पड़ेगा तो आप उसको सीख जाओगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे एक बच्चा गाली देना सीखा तो उसके पेरेंट्स ने उसमें एक चमाट लगा दी, तो अब इस काम का प्रभाव उस पे बच्चे पे कैसे पड़ा? एकदम नकारात्मक पड़ा, तो बच्चा गाली देना नहीं सीखेगा। वहीं अगर उसके पेरेंट्स उसको रिवॉर्ड दे देते कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो वो बच्चा उस गाली को देना सीख जाएगा। प्रभाव के नियम को आप एक नाम और दे सकते हो, सुख और दुख का सिद्धांत। सुख एवं दुख का सिद्धांत, क्योंकि जिस काम को सीखने का प्रभाव पॉजिटिव रहेगा आप उसको जल्दी सीख जाओगे, और जिसका नेगेटिव रहेगा उसको नहीं सीख पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका अभ्यास का नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखना बेटा, किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिसने बच्चे के विकास में कल्चर को बहुत महत्वपूर्ण माना है? बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही रहेगा। फ्रोम, सिगमंड फ्राइड, वाइगोत्स्की या कोलबर्ग? देखो एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है जिसका नाम है बेटा, आपको इस सिद्धांत का नाम याद रखना है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक
विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है बेटा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अगर इस सिद्धांत के प्रतिपादक की बात की जाए तो बेटा इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके लेव वाइगोत्स्की। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया। लेव वाइगोत्स्की ने कहा, लेव वाइगोत्स्की का एक स्टेटमेंट था कि बच्चे के संज्ञान के विकास में, बच्चे के संज्ञान के विकास में, संज्ञान का मतलब होता है ब्रेन के थ्रू की जाने वाली एक्टिविटीज। एग्जांपल्स की, संज्ञान का मतलब चिंतन करना, सोचना, समस्या का समाधान करना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है? आपके संज्ञान के अंतर्गत, या इसको कहते हैं कोग्निशंस की। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे के दिमाग के विकास में या कहें तो संज्ञान के विकास में 3 प्रमुख तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्होंने संज्ञान के विकास में 3 प्रमुख तत्वों को बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना। एक आपका सोसाइटी के रोल को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना कि भाई समाज का बच्चे के दिमाग के विकास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चा क्या करेगा? सोसाइटी में लोग बागों से इंटरेक्शंस करता है, लोग बागों से कम्युनिकेट करता है, और वही कम्युनिकेशन बच्चे के दिमाग के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चा सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी के लोग बाग उसे सिखाने में, सीखने में उसकी हेल्प करते हैं, किसी भी काम को सीखने में उसकी मदद करते हैं। इस वजह से इन्होंने समाज को बच्चे के विकास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। वहीं अगर बात करूं तो इन्होंने संस्कृति का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान माना है कि भाई बच्चे का जो कल्चर है, बच्चे जिस परिवेश में रहता है वहां की जो संस्कृति है वो बच्चे के दिमाग के विकास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वहीं एक तत्व और है जिसको कहते हैं लैंग्वेज, कि भाई बच्चे के दिमाग के विकास में या बच्चे के संज्ञान के विकास में भाषा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा दिमाग के विकास में एक टूल की तरह काम करेगी। किसकी तरह? भाषा जो बच्चे के दिमाग के विकास में एक टूल की तरह या फिर एक साधन की तरह काम करती, क्योंकि बच्चा इसी टूल के माध्यम से अपनी सोसाइटी में कम्युनिकेट करता है। और ये जो भाषा है बच्चे के दिमाग के विकास में, ब्रेन के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बच्चा सोसाइटी में रहेगा तो समाज में वो इंटरेक्शंस करेगा, तो भाषा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से वे सोसाइटी में इंटरेक्शंस करता है। तो देखिएगा संस्कृति पर केंद्रित किसने ज्यादा फोकस किया? एरिक फ्रॉम होम, सिगमंड फ्राइड, वाइगोत्स्की या कोलबर्ग? देखो तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने काफी ज्यादा इसको महत्वपूर्ण माना है। वहीं अगर मैं सिगमंड फ्राइड की बात करूं तो सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा जाता है, याद रखना। सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा जाता है। कोलबर्ग की बात करें तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नैतिक विकास का सिद्धांत को प्रतिपादक कौन है? तो भाई मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी के प्रतिपादक हैं, या फिर मोरल डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा काम किया था, सही गलत की पहचान का जो सिद्धांत है वो कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था। तो बेस्ट आंसर रहेगा आपका वाइगोत्स्की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, ना कि जब कोई छात्र या कोई अन्य वयस्क को प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? ओवरऑल कि भाई एक बच्चा क्लासरूम में तभी खड़ा होगा जब टीचर्स इंटर्ड करेगा। ग्रीटिंग के लिए बच्चे खड़े होते हैं ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के लिए, तो उस टाइम पे एक बच्चा तभी उस क्लास में खड़ा होता है जब उसके टीचर्स आते हैं। कोई और व्यक्ति या बच्चों के आने पर वो बच्चा खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इस क्वेश्चन को आप मान के चलिएगा। और इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, ये आपको बताना। ये आपके लिए होमवर्क का काम है भाई कि इसका बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा, बताइएगा। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूं, ये पावलाव के सिद्धांत से जुड़ा एक क्वेश्चन है। पावलाव का जो सिद्धांत था जिसको कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उस सिद्धांत से जुड़ा हुआ ये प्रश्न यहाँ पर है। आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बुद्धि परीक्षण क्या कहलाएगा जो सभी संस्कृतियों के लिए सामान्य अनुभवों से संबंधित रहेगा? कि भाई एक बुद्धि, ऐसे बुद्धि परीक्षण को क्या कहेंगे जो कि संस्कृति से फ्री रहेगा, जहां पर किसी भी संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है कल्चर फेयर टेस्ट। कल्चर निष्पक्ष परीक्षण। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये टेस्ट भारत में भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे, अमेरिका में, चाइना में, जहां भी आप जाओगे, हर संस्कृति में इसका आप उपयोग कर पाओगे। जो कल्चर फ्री टेस्ट या कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं बेटा, उनमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, ये किसी भी संस्कृति से जुड़े नहीं रहते, ये सामान्य रूप से सभी संस्कृति पे इनको आप अप्लाई कर पाओगे। इनमें ना तो किसी भाषा का प्रयोग होता है, ना ही ये संस्कृति से प्रभावित होते हैं, और इसी चीज को कहा जाता है कल्चर फेयर टेस्ट। देखिए एक प्रमुख व्यक्ति है जिनका नाम है केटल। केटल ने ही
केटल ने ही कल्चर फेयर टेस्ट के बारे में बताया था और इन्होंने ही कल्चर फेयर टेस्ट को जनक भी कहा जाता है, क्योंकि केटल ने सर्वप्रथम संस्कृति निष्पक्ष परीक्षणों को बनाने का काम किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है? देखो, अगर क्रिकेट अगर आप खेल रहे हो तो क्रिकेट को खेलने में आपका शरीर का उपयोग होता है। आप रन करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, तो इस प्रकार के काम में आपकी किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग होगा? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, या फिर प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, संगीत बुद्धिमत्ता, या भाषा संबंधी? तो देखकर इसका आंसर लग गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर से बोर्डली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी। बोर्डली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी की अगर बात करें तो ये आपके शरीर से संबंधित रहेगी, या फिर कहें तो शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी रहेगी। शारीरिक क्रियाओं का मतलब रहेगा दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना। एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। दौड़ने में अगर बात करें खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों के पास भी वो अपने शरीर का उपयोग करते हैं, तो कौन सी बुद्धि रहेगी? शरीर गतिक संबंधी बुद्धि। वहीं अगर मैं बात करूं जिम्नास्टिक्स जो रहते हैं उनके पास भी कौन सी बुद्धिमत्ता रहती है? तो उनके पास भी शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता रहती है। वहीं अगर मैं बात करूं तैराक के पास में, तो तैराक भी अपनी बॉडी का उपयोग करेंगे तैरने के लिए। जो भी व्यक्ति अपनी बॉडी का यूज करेंगे, एग्जाम्पल्स के तौर पर अभिनेता एक्टिंग करते समय अपने शरीर का उपयोग करते हैं, तो उनके पास में भी आपकी शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता रहेगी। अगर मैं बात करूं नर्तक, जो डांसर रहता है, उसके पास में भी आपकी शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता रहेगी, क्योंकि वो डांस करते समय अपने शरीर को एक फ्लेक्सिबल तरीके से यूज करेगा। जो व्यक्ति अपने बॉडी का या शरीर का या शरीर के किसी अंग का जो व्यक्ति अपने शरीर का या शरीर के किसी अंग का बहुत ही लचीलेपन के साथ उपयोग करना जाने, लचीलेपन को बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से, या शरीर के किसी ऑर्गन का या बॉडी को क्रिएटिवली यूज करे, अपने शरीर को या तो वो सृजनात्मक ढंग से या लचीलेपन के साथ उपयोग करने की क्षमता को कहा जाता है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। ये बुद्धिमत्ता किसके पास होती है बेटा? ये बुद्धिमत्ता आपके अभिनेता के पास, नर्तक, या फिर जो रनर रहते हैं, जिम्नास्टिक, या फिर इन सबके पास में आपकी रहेगी। तो सही आंसर आपका ए रहेगा। नेचुरलिस्टिक बुद्धिमत्ता का मतलब रहता है प्राकृतिक, जो प्रकृति से जुड़ी हुई बुद्धिमत्ता। एग्जांपल्स के तौर पे फॉरेस्ट ऑफिसर जो रहते हैं वो प्रकृति के प्रति काफी ज्यादा अवेयर रहते हैं, तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स में भी आपकी कौन सी बुद्धिमत्ता? नेचुरलिस्टिक या प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, जो प्रकृति से कनेक्टेड रहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर मैं बात करूं, बोटनीलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट, या जो जंतु वैज्ञानिक होते हैं, या बात करें तो वनस्पति वैज्ञानिकों के पास में कौन सी बुद्धिमत्ता? प्राकृतिक, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हैं। वहीं अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंसी की बात करें तो जो व्यक्ति म्यूजिक के प्रति सेंसिटिव होते हैं, एग्जांपल्स के तौर पे आपके अरिजीत सिंह के पास में कौन सी बुद्धिमत्ता है भाई? उनके पास में आपकी नेचुरलिस्टिक बुद्धिमत्ता है। भाषाई बुद्धिमत्ता की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो भाषा को धारा प्रवाह के साथ उपयोग कर पाए, ऐसा व्यक्ति जो भाषा का धारा प्रवाह के साथ उपयोग कर सके, उसको कहते हैं भाषा संबंधी बुद्धिमत्ता। अब भाषा का सटीक प्रयोग कौन करता है? जैसे कि न्यूज एंकर की बात करें तो न्यूज एंकर भाषा को एक धारा प्रवाह के साथ यूज करने की क्षमता होती है। वहीं अगर बात करें तो एक टीचर के पास भी बोलने की एक अच्छी खासी एबिलिटीज होती है, उसके पास में भाषा की अच्छी समझ होती है, और उसके पास में आपकी भाषा संबंधी बुद्धिमत्ता रहेगी। ओवरऑल क्रिकेट के खेल के दौरान तो आप आपकी बॉडी का ही यूज कर रहे हो, तो कौन सी बुद्धिमत्ता बेस्ट आंसर रहेगा? शरीर गतिक संबंधी इंटेलिजेंसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या संदर्भित करता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं किसको, ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। समझो, जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया, एक छोटा सर्कल, एक यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है। अब वो बच्चा क्या करता है भाई? किसी भी काम को जब वो करता है तो इतना तो वो यहाँ तक मान के चलिए, यहाँ तक तो वो खुद से कर लेता है। इतने काम को तो इस पॉइंट तक तो वो खुद कर लेता है, किसी भी काम को इस पॉइंट तक तो वो स्वयं कर लेता है। अब यहाँ से इस काम को जिस पॉइंट तक, जिस बिंदु तक, जिस लेवल तक बच्चा स्वयं, जिस लेवल तक बच्चा स्वयं किसी काम को करेगा बिना किसी के मदद के, उस पॉइंट को कहा जाता है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है बेटा? जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। याद रखना, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी को कहा जाएगा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जहां पर बच्चा बिना किसी के मदद से स्वयं किसी काम को पूरा कर लेता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे एक बच्चे को आपने गणित में क्वेश्चंस दिया सोल्व करने के लिए,
आपने बच्चे को गणित में क्वेश्चंस दिया सोल्व करने के लिए, पूरा पेज का उसका सवाल था, तो बच्चा यहां तक तो बिना किसी के मदद के उसने सवाल को खुद स्वयं सोल्व कर लिया, बिना किसी के हेल्प लिए। तो जहां तक वो किसी काम को स्वयं कर पाता है उसे कहा जाएगा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। उसके बाद में वो किसी की मदद लेगा, तो भाई मदद लेने के बाद यहां तक वो पूरा काम संपन्न हो जाता है। तो भाई ध्यान रखना ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको समझना ज्यादा जरूरी है इसको। देखिए ये एक ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाएगा जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब होता है, जेडपीडी का मतलब रहेगा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या कहें तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका नाम रहेगा आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां बच्चा काम तो कर पाएगा, उस चीज को, उस काम को, उस सवाल को या उस एक्टिविटीज को कर तो पाएगा, बट किसी की सहायता से। अगर वो व्यक्ति किसी की सहायता से वो काम कर पाता है, उस एरिया को कहा जाएगा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जहां बच्चा विथ हेल्प, मतलब किसी की मदद से काम कर पाएगा, या अब यहां से लेके बच्चा यहां तक जो सवाल सोल्व करेगा, उस एरिया को कहा जाएगा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और जो उस काम की सीखने की उच्चतम सीमा रहेगी, इसके बाद उस काम को वो नहीं सीख पाएगा, तो उच्चतम सीमा को कहा जाएगा बेटा, क्या कहा जाएगा, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। याद रखना ये तीन ही नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, बात करें तो आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो देखिएगा ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है जहां तक बच्चा बिना किसी की मदद से स्वयं किसी काम को कर ले, उसी को कहा जाएगा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जहां किसी की मदद से काम को करेगा जेडपीडी, और उस काम करने की उच्चतम सीमा को कहेंगे जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। इसके आगे बच्चा किसी भी कार्य को नहीं सीख पाएगा। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। देखो एक बार कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है, शिक्षार्थी ने अभी तक क्या क्या विकसित नहीं किया, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकता है, सहायता के साथ या बिना सहायता के क्या क्या कर सकता है। शिक्षार्थी समीपस्थ क्या करने का है, शिक्षार्थी दूरस्थ क्या करने में सक्षम है। देखो इसका शिक्षार्थी सहायता के साथ या बिना उसके क्या कर सकता है। देखो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ना बेटा, ये यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस में थोड़ी सी मिस्टेक्स है। शिक्षार्थी सहायता के साथ क्या कर सकता है, सहायता के साथ करने को कहा जाएगा जेडपीडी, जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और विदाउट हेल्प को क्या कहा जाएगा, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जेडईडी। जेडईडी का मतलब जहां वो बिना किसी की सहायता को काम को करे उसे कहा जाएगा जेडईडी, और जहां किसी की सहायता से करे उसे कहा जाएगा जेडपीडी। देखो जो सहायता जो रहती है, मैं आपको बार बार हेल्प को बोल रहा हूँ, उस हेल्प को कहा जाएगा मदद करने की जो प्रक्रिया रहती है। जो किसी बच्चे का मदद कर रहे हो तो मदद करने की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, और जो व्यक्ति मदद करता है उसको एमकेओ कहा जाएगा। एमकेओ का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। किशोर अवस्था का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस। आप एडोलेसेंस के बारे में पढ़ते हो, एडोलेसेंस का मतलब क्या है, काम करना, बढ़ना, खेलना या अध्ययन करना। देखिएगा एडोलेसेंस की अगर बात करें तो एडोलेसेंस का शाब्दिक अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, टू ग्रो टू मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका मतलब रहेगा आपका परिपक्वता की ओर बढ़ना, मैच्योरेशन की ओर बढ़ना, इसी चीज को कहा जाएगा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पर जो अध्ययन करने का काम किया था बेटा वो स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया था। सबसे ज्यादा जो स्टडी किया किस पे, आपके किशोर अवस्था पे, तो वो स्टैनली हॉल ने किया। इस वजह से इनको किशोर अवस्था का जनक भी कहा जाता है। इनकी एक बुक भी काफी महत्वपूर्ण है, इनकी बुक का नाम ही किशोर अवस्था है। इनकी बुक का नाम ही क्या है आपका, किशोर अवस्था। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है एडोलेसेंस, एंड इट इज रिटन बाय स्टैनली हॉल, एंड हु इज द फादर ऑफ द एडोलेसेंस स्टेज। तो किशोर अवस्था का मतलब रहता है बढ़ना, किसकी ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो सही आंसर आपका रहेगा टू ग्रो। टू ग्रो मीन्स किशोर अवस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्ग्राफिया से क्या समझते हो, डिस्ग्राफिया क्या है बेटा, आपको मैंने बताया है डिस्ग्राफिया एक लर्निंग डिसेबिलिटीज है, अधिगम अक्षमता है। आपका टॉपिक है, आप रीट मेंस में देखना, अधिगम अक्षमता।
अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम तो सैमुअल क्रिक के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। काफी महत्वपूर्ण नाम है, पिछली बार रीट मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम अक्षमता वर्ड का यूज किसने किया, तो इसका वर्ड सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। इन्होंने पूछा डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो वहां पे कुछ अधिगम अक्षमता होती है, तो डिस्ग्राफिया क्या है? देखो बेटा क्या होता है, भाषा में कठिनाई, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, मैथमेटिकल एबिलिटीज, मैथमेटिक्स को करने में प्रॉब्लम, रीडिंग पठन पढ़ने में कोई समस्या, या फिर बात करें तो राइटिंग डिफिकल्टीज। चार ऑप्शन से, चार में से बेस्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया की अगर बात करें तो ग्राफ आप ड्रॉ करते हो, इस प्रकार का ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ का जो संबंध रहता है बेटा वो लेखन विकार से होता है। इसका जो रिलेशंस रहेगा वो आपके लेखन विकार से है। अब लेखन विकार का क्या मतलब हुआ? लेखन विकार का मतलब होता है कि जब बच्चा बी को डी लिखे, जब बच्चा बी को डी लिखता है, या बात करें तो बच्चा सो को वोज लिखता है, जब बच्चा बी को डी लिखे, सो को वोज लिखे, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को डिस्ग्राफिया कहा जाएगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा राइटिंग डिफिकल्टीज। वहीं अगर पढ़ने में कठिनाई आती है तो इसी चीज को कहा जाएगा डिसलेक्सिया। अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है बेटा तो पढ़ने की प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगर बात करें मैथमेटिकल्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैथमेटिकल्स की प्रॉब्लम को कहा जाएगा डिसकैलकुलिया। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणित को करने में समस्या। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया, वहीं अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो डिसग्राफिया। और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, इस वर्ड का यूज सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में गलत है। भाई चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स का पूछा गया है कि बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका एकदम इनकरेक्ट है। पहला देखते हैं, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, कि भाई जो विकास है वो परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। अगला ऑप्शन देखिएगा, विकास विशेष से सामान्य की ओर बढ़ता है, कि भाई जो विकास आपका डेवलपमेंट है वो विशेष एक्टिविटीज से जनरल एक्टिविटीज की ओर बढ़ता है। अगला ऑप्शन देखिएगा, विकास सरल से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है। और फोर्थ वन है आपका, विकास प्रोसीड टॉप टू, ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ता है, या फिर टॉप टू बॉटम का मतलब सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका एकदम गलत है देखिएगा। तो अगर बात करें तो भाई जो आपका डेवलपमेंट होता है, आपकी बॉडी का जो विकास होता है वो मेनली परिपक्वता और आपके किस पे डिपेंड करता है? अधिगम पे। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। परिपक्वता की अगर बात करें तो मेनली आपका जो शारीरिक विकास है बेटा, मेनली जो आपका शारीरिक विकास मोस्टली किससे इन्फ्लुएंस रहता है? परिपक्वता से। और परिपक्वता आपको कहां से मिलेगी? आपके जेनेटिक्स से मिलेगी, या फिर आपकी हेरिडिटरी ये लक्षण होते हैं परिपक्वता। मैच्योरेशन का संबंध आपके परिपक्वता का जो संबंध रहता है बेटा आपके किससे रहता है? आपकी आनुवांशिकता से। ये कनेक्टेड वर्ड है, ये आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा जो आपकी हेरिडिटी से कनेक्टेड रहता है। और मोस्टली परिपक्वता का संबंध आपके शारीरिक विकास से होता है। वहीं अधिगम से बात करें तो अधिगम से आपका मानसिक विकास होता है, या फिर बात करें तो सामाजिक विकास होता है। ये जो विकास के पक्ष हैं इनको डेवलप्ड करने के लिए अधिगम आवश्यक है, अर्थात विकास में परिपक्वता और अधिगम निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। वहीं अगर बात करें डेवलपमेंट फ्रॉम विशेष से सामान्य की ओर, क्या विकास विशेष से सामान्य की ओर जाता है या सामान्य से विशेष की ओर? बी वाला ऑप्शन एकदम गलत है, सेकेंड वाला ऑप्शन एकदम गलत है, क्योंकि विकास सामान्य गतिविधि से विशेष गतिविधि की ओर जाता है। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब होता क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो किसी भी जब वो शैशव अवस्था में रहता है तो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए आप देखना, जब छोटे बच्चे को आप बोल दोगे तो पूरी बॉडी से उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सामान्य एक्टिविटीज कर रहा है, बट जैसे जैसे उसके बढ़ता जाता है, वो मैच्योर होता जाता है, तो उस गेंद को पकड़ने के लिए सिर्फ हाथों का और उंगलियों का इस्तेमाल करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? विकास सामान्य से विशेष की ओर जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो एक छोटा बच्चा प्रारंभ में सभी व्यक्तियों को फादर कहता है, सभी व्यक्तियों से पापा कहता है, बट एक समय के बाद में अपने फिक्स पापा फादर्स को वो फादर कहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले सब व्यक्तियों को फादर कह रहा है, एक सामान्य क्रिया है, और स्पेसिफिक फादर को फादर कहना एक विशेष क्रिया है। इस प्रकार विकास आपके सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है, ना कि विशेष से सामान्य की ओर। तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम कैसा है बेटा? इनकरेक्ट है। तो ये आपके 11 क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करवाए। तो आशा करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।